क्या आपने बचपन से यही सुना है कि उधारी एक अभिशाप है और इससे हर कीमत पर बचना चाहिए? लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो हमें बताई जाती है। बल्कि सच तो ये है कि दुनिया के सबसे रईस लोग कर्ज का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस फाइनेंशियल गेम को समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज प्रोबलफिट एचक्यू पर हम उन 5 हैरान कर देने वाले तरीकों का खुलासा कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके करोड़पति लोग कर्ज में होने के बावजूद और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को काम पर लगाना चाहते हैं और जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी निवेश करने के लिए या अपने किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए लोन लिया है। आपकी राय और अनुभव हमारे कम्युनिटी के बाकी लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो चलिए इसे एक भारतीय नजरिए से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक उद्यमी की जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। आमतौर पर लोग डरते हैं कि लोन सिर का दर्द बन जाएगा, लेकिन बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए कर्ज रिस्क नहीं बल्कि लीवरेज है। यानी वो अपनी जेब का पैसा खर्च करने के बजाय बैंक के पैसे से नई मशीनें लाते हैं, मार्केटिंग करते हैं या नई ब्रांच खोलते हैं, जिससे उनकी खुद की जमा पूंजी सुरक्षित रहती है और मुश्किल समय के लिए काम आती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आजकल कई एमएसएमई और स्टार्टअप्स स्मार्ट क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट में टिक सकें और सप्लाई चेन को मजबूत कर सकें। दूसरी बड़ी रणनीति आती है रियल एस्टेट की, जिसे हम भारतीय बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ अमीर लोग प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा नहीं कमाते, बल्कि वो रीफाइनेंसिंग या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का घर लिया और उसकी कीमत बढ़कर 70 लाख हो गई, तो अमीर निवेशक उस बढ़ी हुई कीमत पर बैंक से और कर्ज ले लेते हैं। क्योंकि कर्ज पर टैक्स नहीं लगता और उस पैसे से वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो किराए की आमदनी देती है। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, घर भी अपना और पैसा भी हाथ में। साथ ही होम लोन के ब्याज पर जो टैक्स छूट मिलती है वो अलग फायदा पहुंचाती है। और तीसरी रणनीति थोड़ी चौंकाने वाली है, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जहां समझदार निवेशक गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमाते हैं। जब सबको लगता है कि शेयर बाजार डूब रहा है, तब ये लोग ऊंचे दाम पर शेयर बेचकर बाद में सस्ते में खरीद लेते हैं और बीच का अंतर इनका मुनाफा होता है। हालांकि ये जोखिम भरा है और इसके लिए गहरी समझ चाहिए, लेकिन हेज फंड्स और बड़े खिलाड़ी मंदी के दौर में इसी तरह अपनी तिजोरियां भरते हैं। आने वाले समय में जब बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा तो यही रणनीतियां काम आएंगी। इसलिए डरिए मत, बल्कि सीखिए कि कैसे कर्ज को बोझ बनाने के बजाय उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रो बफेट HQ आपको हमेशा स्मार्ट बनने की सलाह देता है। तो दोस्तों, देर किस बात की? अपने विचार कमेंट्स में लिखें कि क्या आप गुड डेट यानी अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। मकसद जिंदगी से सारी खुशी खत्म करना नहीं है, बल्कि जो असल में वैल्यू करते हो उसके लिए पे करना और बाकी सब जो चुपचाप अकाउंट खाली कर रहा है उसे काटना है। 8वां नंबर, अपग्रेड एडिक्शन। तुम्हारा फोन ठीक काम करता है, लेकिन नए में कैमरा 5% बेहतर है तो अपग्रेड कर लो। लैपटॉप 3 साल पुराना है लेकिन परफेक्ट चलता है पर नया मॉडल पतला है तो अपग्रेड कर लो। टीवी 32 इंच का है और बढ़िया है पर 43 अच्छा रहेगा तो अपग्रेड कर लो। यहाँ जो हो रहा है वो ये कि तुम हजारों रुपए जला रहे हो ऐसी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट के पीछे जो तुम्हारी जिंदगी असल में बेहतर नहीं करती। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने 10 साल में फोन पर कितना खर्च किया ये कैलकुलेट किया। हर साल अपग्रेड करता था, टोटल 4.5 लाख रुपए, जबकि उसका कलीग हर 3-4 साल में फोन लेता था और 1.5 लाख से कम खर्च हुआ। सेम फोन एक्सपीरियंस, 3 लाख का फर्क। जवाब ये नहीं कि कभी अपग्रेड मत करो, बल्कि अपग्रेड साइकिल 3-4 साल का करो। जब करो तो पिछले साल का मॉडल या रिफर्बिश्ड वर्जन लो। लैपटॉप के लिए बैटरी बदलवाओ या रैम बदलवाओ, पूरी मशीन बदलने के बजाय। टेक्नोलॉजी कंपनियां अरबों कमाती हैं तुम्हें ये भरोसा दिलाकर कि नया मतलब बेहतर, लेकिन बेहतर किसके लिए? तुम्हारे बैंक अकाउंट के लिए तो नहीं। जो अमीर लोग मैं जानता हूँ वो हर चीज का लेटेस्ट
लेकर नहीं घूम रहे वो डिवाइस यूज कर रहे हैं जो काम करते हैं। और फर्क इन्वेस्ट करो, खुद से ईमानदार रहो, तुम्हें अपग्रेड चाहिए या तुम बस चाहते हो। क्योंकि एक बार ठीक है, सेव करो, कैश में लो, लेकिन करंट फील करने के लिए फाइनेंस मत करो। 9वां नंबर बड़ा है, सच में नई कार का जाल। नई कार में कुछ जादुई है, वो खुशबू, पहले मालिक होने का एहसास, शोरूम से निकलने का वो पल। लेकिन जैसे ही तुम शोरूम से निकलते हो, तुरंत लाखों की वैल्यू गिर जाती है। और भारत में अब एवरेज नई कार 10 से 15 लाख की है, एसयूवी लो तो 20-25 लाख। ये खरीदारी नहीं रही, ये होम लोन की ईएमआई जैसी है। अलग रास्ता दिखाता हूं, 2 से 3 साल पुरानी कम किलोमीटर वाली कार लो। 90% कार 70% दाम में मिल जाती है। पिछले मालिक ने डेप्रिसिएशन खा लिया तुम्हारे लिए। लेकिन ज्यादातर लोग ये मिस करते हैं कि परचेज प्राइस सिर्फ एक पार्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करो। इंश्योरेंस, अगर फाइनेंस कर रहे हो तो इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल का खर्च। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जान लो कि भारत में ईवी 5 साल में पेट्रोल कारों से 30% ज्यादा डिप्रिशिएट होती हैं। इसका मतलब मत लो नहीं, बल्कि फैसले में ये फैक्टर करो। इस तरह सोचो, नई कार चलाओ और पेमेंट में स्ट्रगल करो, या थोड़ी पुरानी कार चलाओ और फर्क इन्वेस्ट करो। 20 साल में ये फर्क आराम से 50 लाख से करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बन सकता है। कार तुम्हें ए से बी ले जाती है, ये दौलत नहीं बनाती। डेप्रिसिएटिंग एसेट के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर सैक्रिफाइस मत करो। 10वां नंबर टाइम शेयर जेल। और हाँ, मैंने जेल इसीलिए कहा, वेकेशन ओनरशिप सेल्स प्रेजेंटेशन में अमेजिंग लगती है। खूबसूरत प्रॉपर्टी यूज करो, वेकेशन होम जैसा है, पूरी कीमत के बिना। दूसरे ओनर से वीक्स एक्सचेंज कर सकते हो, फिर घर आते हो और असलियत सामने आती है। भारत में गोवा या हिल स्टेशंस पर टाइम शेयर की सालाना मेंटेनेंस फीस 50,000 से 1 लाख तक जाती है और हर साल बढ़ती है। तुम हमेशा के लिए पे कर रहे हो किसी चीज के लिए जो साल में एक बार यूज करते हो, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो। बेचना चाहते हो, गुड लक, रीसेल मार्केट बर्बाद है। लोग मुफ्त में देने की कोशिश करते हैं, फिर भी खरीदार नहीं मिलता। विकल्प जो टाइम शेयर का सारा प्रॉमिस देता है बिना किसी सिरदर्द के, वो ये है, जब वेकेशन चाहो तब रेंट करो, एयरबीएनबी, वीआरबीओ या होटल पॉइंट्स प्रोग्राम यूज करो। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। शॉर्ट सेलिंग महज एक निवेश की तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सुरक्षा कवच यानी हेज की तरह काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी कार या सेहत का बीमा करवाते हैं, ताकि अगर कल को बाजार में गिरावट आए या कोई सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से बढ़ा है उसमें करेक्शन आए, तो आपके पास मुनाफे का एक दूसरा रास्ता खुला रहे। अमीर निवेशक और हेज फंड्स बाजार के गिरने से डरते नहीं हैं, बल्कि वो पहले से ही उन कंपनियों को पहचान लेते हैं जिनकी कीमत उनकी असल वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है। और 2025 तक जब बाजार में बदलाव आएगा तो यही शॉर्ट सेलिंग की रणनीति उन्हें दूसरों से आगे रखेगी। लेकिन याद रहे, ये एक उन्नत तकनीक है और इसमें जोखिम भी है, इसलिए बिना सीखे इसमें कूदना खतरनाक हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर मंदी में भी पैसा कमाने का हुनर आ जाए तो फिर डर कैसा? आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि बाजार गिरने पर भी मुनाफा कमाना नैतिक है या नहीं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं लीवरेज की, खास तौर पर फॉरेक्स बाजार में, जो दुनिया का सबसे बड़ा और 24 घंटे चलने वाला बाजार है। यहाँ लीवरेज का मतलब है कम पैसे लगाकर बड़ी रकम को कंट्रोल करना। मान लीजिए आपके पास सिर्फ $1,000 हैं, लेकिन 1 लाख गुना लीवरेज के साथ आप $1 लाख की ट्रेड ले सकते हैं। ये सुनने में जितना आकर्षक लगता है, हकीकत में ये एक दोधारी तलवार है, क्योंकि जहाँ एक छोटा सा भी पॉजिटिव मूवमेंट आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है, वहीं विपरीत दिशा में जाने पर ये आपका पूरा कैपिटल साफ भी कर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस जैसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल यहाँ कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। और जैसे जैसे हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्याज दरों में बदलाव और ग्लोबल इकोनॉमी की हलचल इस बाजार में बड़े मौके बनाएगी। लेकिन इसे जुआ समझने की भूल न करें। पहले डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें और फिर असली मैदान में उतरें। और अंत में, अमीर बनने का सबसे अंडररेटेड टूल आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, जिसे हम भारतीय अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर लोग इसे सिर्फ एक नंबर नहीं मानते, बल्कि इसे
सस्ता पैसा हासिल करने का जरिया समझते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर शानदार है तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन देंगे और कम शुल्क प्रदान करते हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। ज़ेरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स जैसे ऐप्स के साथ आप कुछ ₹100 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 8% की औसत वार्षिक रिटर्न के साथ हर महीने ₹10,000 का SIP 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत की बदौलत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। यदि आप कुछ और भी स्वचालित पसंद करते हैं तो ऐसे ऐप्स का उपयोग करने पर विचार करें जो आपकी खरीदारी को राउंड अप करते हैं और बचे हुए पैसे का निवेश करते हैं। यह समय के साथ धन बनाने का एक लगभग अदृश्य तरीका है। याद रखें, महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू करें, भले ही ये छोटा लगे। निवेश किया गया हर एक रुपया आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण में एक ईंट है। मुझे अपना पहला निवेश अच्छी तरह से याद है। मैंने 1.5 लाख रुपए बचाए थे और उन्हें एक छोटी IT कंपनी के शेयरों में लगा दिया था। 2 साल बाद मूल्य 80% बढ़ गया था। यह कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन इसने मेरी मानसिकता पूरी तरह से बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि निवेश सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका नहीं है, ये बड़े सपनों को प्राप्त करने की एक रणनीति है। समय के साथ मुनाफे को फिर से निवेश करके परिणाम और भी प्रभावशाली हो गए। अब जब आप अपने पास जो कुछ है उसे गुणा करने की सही राह पर हैं, तो आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर रहे हैं। अगली आदत में हम चर्चा करेंगे कि अपनी प्रगति को एक सरल और प्रेरक तरीके से कैसे ट्रैक किया जाए। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखने के लिए ईंधन का काम करेगा। क्या आपने देखा है कि जब आप अपने प्रयासों का प्रभाव देख सकते हैं तो प्रेरक रहना कितना आसान हो जाता है? वित्त के साथ भी यही होता है। कई लोग बचत या निवेश करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रगति धीमी है, लेकिन सच्चाई सरल है। आपको अपनी प्रगति की निगरानी के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों को देखना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सारा फर्क पैदा करता है। एक फाइनेंस ट्रैकर को जटिल होने की जरूरत नहीं है। यह एक्सेल में एक स्प्रेडशीट या एक नोटबुक जितनी सरल हो सकती है, जहां आप अपने रुपयों का महीने के मुकाबले उपयोग देखें। लक्ष्यों, बचत और निवेश को लिखते हैं। यदि आप कुछ और स्वचालित पसंद करते हैं तो ईटी मनी और वॉलनट जैसे ऐप्स न केवल खर्चों को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं, बल्कि ग्राफ और रुझान भी प्रदर्शित करते हैं जो सब कुछ स्पष्ट करते हैं। यही दृश्यता आपको प्रेरित और नियंत्रण में रखती है। एक और तरकीब है विजुअल लक्ष्य बनाना। क्या आपने 80 लाख रुपए के अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पड़ावों में बांटने और हर मील के पत्थर का जश्न मनाने के बारे में सोचा है? हर महीने उस बैलेंस को थोड़ा सा भी बढ़ते देखना आगे बढ़ते रहने के लिए ईंधन जैसा है। मुझे याद है जब मैंने अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया था। पहले महीने में मैंने अनावश्यक सब्सक्रिप्शन काटकर 5,000 रुपए बचाए। दूसरे में किराने के खर्च को समायोजित करके 4,000 रुपए और बचाए। हर समीक्षा के साथ मेरा उत्साह बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने प्रयासों का वास्तविक प्रभाव देख सकता था। इस आदत ने न केवल मुझे ज्यादा बचाने में मदद की, बल्कि बड़ी समस्या बनने से पहले ही गलतियों को सुधारने में भी मदद की। और गणित बहुत सीधा है। अगर आपको 8% पर पैसा मिल रहा है और आप उसे किसी बिजनेस या एसेट में लगाकर 12% या 15% कमा सकते हैं, तो बीच का अंतर आपका शुद्ध मुनाफा है, बिना अपनी जेब से पैसा लगाए। इसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं और यही असली वेल्थ क्रिएशन है। लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, समय पर बिल चुकाना और अपनी क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल ना करना। अमेरिका हो या भारत, अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको मंदी में भी कैश फ्लो की सुरक्षा देता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे गिरता बाजार, लीवरेज और क्रेडिट स्कोर अमीरों के गुप्त हथियार हैं। लेकिन ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं जब उस पर अमल न किया जाए। तो खुद से पूछिए कि आज आप इनमें से किस रणनीति पर काम शुरू करने वाले हैं। अपने जवाब और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हम यहाँ प्रो बुफे HQ पर एक जागरूक कम्युनिटी बना रहे हैं। अगर आप वाकई अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।